Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, हमने पिछली 2 वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कौन कौन से असबाब और कॉजेज़ होते हैं कि जिसकी वजह से किसी शख्स में मेल इनफर्टिलिटी होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, जो आपकी वाइफ हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाए, आपको एक बेबी हो जाए, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। किन बातों का आपको ख़याल रखना है हमेशा कि जिन चीज़ों के होते हुए आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अगर इन चीज़ों में कमी पाई जाएगी तो फिर आपके अंदर इनफर्टिलिटी हो जाएगी और आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। तो जब भी आपको टाइम थोड़ा सा गुजर जाए और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई इशू आपके अंदर है और जिसकी वजह से आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनका प्रॉपर वे में फंक्शन होना ज़रूरी है और सही से काम करना ज़रूरी है। मतलब कि ऐसी चीज़ें आपकी बॉडी में इनका होना ज़रूरी है, नॉर्मल वे में होना ज़रूरी है, फंक्शन प्रॉपर वे में होना ज़रूरी है, तभी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो पाएंगी। अदरवाइज़ अगर इनमें से कोई भी इशू हुआ, जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं, अगर इनमें से एक भी कोई माइनर इशू हो जाएगा तो फिर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पहली है वो ये कि आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करे, आपकी बॉडी प्रॉपर वे में वर्क करे और सही से जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो होना चाहिए, है ना। हेल्दी स्पर्म का प्रोडक्शन होना चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो नॉर्मल वे में होना चाहिए। और इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जाहिर सी बात हमने कई मरतबा आप लोगों को बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर का नॉर्मल होना ज़रूरी है ना। उस स्ट्रक्चर को जो चीज़ें सपोर्ट करती हैं, फंक्शन को जो चीज़ें सपोर्ट करती हैं, उन चीज़ों का नॉर्मल होना ज़रूरी है कि जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल सही होना चाहिए, आपके टेस्टिस सही होने चाहिए, दोनों टेस्टिस प्रॉपर वे में फंक्शन करना चाहिए। अगर दोनों नहीं है, एक ही टेस्टिस है, तब भी आपका काम हो जाएगा, बट उसका भी प्रॉपर वे में फंक्शन करना चाहिए। कोई भी टेस्टिस जो हैं आपके स्मॉल नहीं होने चाहिए, टेस्टिकुलर एट्रोफी ना हो आपको, है ना। और सारे हार्मोन्स जो हैं वो नॉर्मल लेवल में होने चाहिए, एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए हार्मोन्स के लेवल में। ये सारी चीज़ें आपके जो है बॉडी में प्रॉपर वे में होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ना हो कि अगर इनमें से कोई भी इशू होगा, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो या फिर टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी, तब भी ये 2 कॉजेज़ आपके आ जाएंगे जो हमने एज़ोस्पर्मिया आपको बताए थे। क्या कि प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया और टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, ये दोनों कॉजेज़ ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा कि एज़ोस्पर्मिया भी डेवलप हो सकता है। तो इस वजह से इनका प्रॉपर वे में फंक्शन करना पूरा ज़रूरी है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दोनों टेस्टिस का होना ज़रूरी नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपका एक टेस्टिस भी काफ़ी है। अगर आपका एक टेस्टिस पैदाइशी तौर पे नहीं है, कंजेनाइटल ऐसा है नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। या कभी ऐसा होता है कि आप पैदा होते हैं दोनों टेस्टिस के साथ, लेकिन आपका एक टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमेन में रह जाता है ना, ऊपर ही रह जाता है, नीचे नहीं आ पाता है, तो फिर उसके लिए सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक टेस्टिस आपका जो है अपनी जगह पर है, स्क्रोटम में मिल रहा है, पाया जा रहा है, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्या है कि वो करेक्टली परफॉर्म करना चाहिए। आपका एक भी टेस्टिस जो है वो अगर सही से परफॉर्म कर रहा है, सही से फंक्शन कर रहा है, तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर वे में हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एक टेस्टिस है, पता नहीं कंसीव होगा कि नहीं होगा। तो फिर आप लोगों को इस बात से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर एक भी टेस्टिस आपका करेक्टली परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन कर रहा है प्रॉपरली, तो फिर कोई इशू नहीं आएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्रॉपर वे में होगा। तो 2 बातें आपकी समझ में आ गई। तीसरी बात एक बहुत ज़रूरी है कि सीमेन तो हम लोगों को दिखाई देता है, बट उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो हमें अपनी आँखों से, नेकेड आइज से दिखाई नहीं देती, है ना। स्पर्म जो है दिखाई नहीं देते हैं, उसके लिए हमें सीमेन एनालिसिस कराना पड़ता है और वो लैब में देखा जाता है ना। माइक्रोस्कोप की मदद से वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, वैसे हमें दिखाई नहीं देती। तो बहुत मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है
कि सीमेन में स्पर्म आते ही नहीं हैं। क्या अंदर स्पर्म बन रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट इजैकुलेटरी डक्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे ट्यूब्यूल्स जो होते हैं कि जिससे स्पर्म जो है निकल के आता है और सीमेन में मिक्स होता है, उस बीच के रास्ते में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, या फिर पैदाशी तौर पे वो बनता ही नहीं है, या फिर कोई सर्जरी प्रीवियसली हो गई है जिसकी वजह से वो रास्ता कट गया है आपका, और जिसकी वजह से स्पर्म सीमेन में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक बहुत मेजर कॉज होता है। इसलिए प्रॉपर वे में आपके सीमेन में स्पर्म का मिक्स होना और सीमेन जब आपका डिस्चार्ज हो तो उसमें स्पर्म का आना, ये निहायत ज़रूरी है। अगर स्पर्म नहीं आएंगे तो फिर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। एक बात। दूसरी बात ये कि चलो स्पर्म आ तो रहे हैं, लेकिन पता चला कि स्पर्म बहुत कम आ रहे हैं, है ना। आपका मोर देन 15 मिलियन पर ml काउंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO। मोर देन 15 मिलियन पर ml, है ना। दो तरह से काउंट बताए जाते हैं, एक तो पर ml और दूसरा पर इजैकुलेट। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर जितना एक मरतबा जब आपने इजैकुलेशन किया तो टोटल स्पर्म जो आपके डिस्चार्ज हुए सीमेन के साथ में जो निकले वो कितने हैं, एक तो ये है। दूसरा ये कि हमने उसको ml में डिवाइड कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल 2 ml आपने इजैकुलेट किया तो उसको हमने दो जगहों पर डिवाइड कर दिया, है ना, कि 1 ml में इतने, 1 ml में इतने, तो उसका एक रेशियो निकाल लिया जाता है कि हाँ इतने मिलियन पर ml स्पर्म आपके इजैकुलेट हुए। तो अगर दोनों तरीक़े से हम आपको बताने की कोशिश करें तो ये कि मोर देन 15 मिलियन पर ml जो है स्पर्म काउंट आपका होना चाहिए, और इसी तरीके से मोर देन 39 मिलियन, मोर देन 39 मिलियन पर इजैकुलेट आपका स्पर्म होना चाहिए। मतलब जब भी आप इजैकुलेशन कर रहे हैं, जब भी सीमेन आपका डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसमें आपके जो स्पर्म होने चाहिए वो मोर देन 39 मिलियन होने चाहिए। ये बात भी आपकी समझ में आ गई। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि चलो अब नॉर्मल स्पर्म काउंट आ रहा है आपका, है ना, लेकिन अब इसके साथ और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या क्या? एक तो ये कि स्पर्म जो है आपके वो नॉर्मल होने चाहिए। स्पर्म अगर नॉर्मल नहीं है, काउंट आपका नॉर्मल है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, बट स्पर्म आपके जो आ रहे हैं वो एबनॉर्मल आ रहे हैं, तब भी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होगी। या स्पर्म आपके नॉर्मल भी हैं बट उनकी मॉर्फोलॉजी सही नहीं है ना, उनकी जो मोमेंट है, जो चाल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ है ना, एक्टिव मोटेलिटी जो है बहुत ही कम है, तब भी नहीं होंगे। तो इन सारी चीज़ों का आपका नॉर्मल होना आपकी बॉडी में निहायत ज़रूरी है। अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं इन सब का नॉर्मल होना ज़रूरी है। शुरू से एक मतलब समझ लीजिए कि प्रॉपर वे में स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्म जो है हेल्दी स्पर्म का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में ज़रूरी है। इसी तरीके से टेस्टिस में से कोई एक टेस्टिस प्रॉपर्ली और सही से काम करना चाहिए आपके सीमेन में स्पर्म जो है प्रॉपर वे में आने चाहिए। स्पर्म जब आ रहे हैं तो वो स्पर्म आपके नॉर्मल रेंज में आने चाहिए। मोर देन 15 मिलियन पर ml आना चाहिए, मोर देन 39 मिलियन पर इजैकुलेट आना चाहिए। जब इतना नॉर्मल काउंट आपका आ रहा है तो वो इससे सारे स्पर्म जो हैं आपके वो नॉर्मल भी होने चाहिए, स्पर्म एबनॉर्मल नहीं होने चाहिए। लास्ट में स्पर्म जब नॉर्मल हैं भी तो उनका जो है स्पर्म की जो मोटेलिटी है वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ख्याल रखनी है प्रॉपर वे में, इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। अब अच्छा, ये चीज़ें देखने के लिए फिर हमें क्या करना है? ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें जो कि हमें जो है सीमेन एनालिसिस से आपके कंफर्म हो जाती हैं। कुछ चीज़ों को देखने के लिए, जैसे कि टेस्टिकल्स आपके कैसे हैं, टेस्टिकल्स कहाँ हैं, टेस्टिकल्स छोटे तो नहीं हैं, है ना, या फिर आपको वेरिकोसील तो नहीं है, या दूसरी कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है। इन चीज़ों को देखने के लिए हमें आपका USG स्क्रोटम कराना पड़ता है। स्क्रोटम से ये चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं, बाकी सीमेन एनालिसिस से सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं। आपका हार्मोनल इम्बैलेंस को देखने के लिए हमें जो है आपका एंडोक्राइन इवैल्यूएशन कराना पड़ता है। उसके लिए हमें जो है बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमें टेस्टोस्टेरॉन कराना पड़ता है, हमें LH कराना पड़ता है, हमें FSH कराना पड़ता है, हमें TSH कराना पड़ता है। इसी तरीके से कुछ पेशेंट में हमें E2 या फिर इसी तरीके से आपका जो है प्रोलैक्टिन भी कराना पड़ता है। वो डिपेंड करता है आपकी हिस्ट्री पर। आपसे जब प्रॉपर वे में डिस्कशन होता है तो उसके नतीजे में फिर हम देखते हैं कि हाँ, इस पेशेंट में हमें ये इन्वेस्टिगेशन कराने हैं। तो इस तरीके से ये सारी जो हेल्थ की कंडीशन है आपकी वो कंफर्म हो जाती है, और फिर पता चल जाता है कि आपके अंदर इशू कहाँ पर है। बहुत मरतबा लोग कहते हैं कि हमें तो कोई परेशानी नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं और बहुत टाइम हो भी गया है शादी को, बट अल्लाह को मंजूर नहीं है और नहीं हो रहा है। ये बात अपनी जगह पर सही है, अल्लाह को मंजूर होगा तभी होगा, लेकिन एक आप लोगों को अपनी कोशिश भी करनी चाहिए प्रॉपर वे में। एक मेडिकल का कोर्स आपकी बॉडी में क्या है
उसका जो है आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस होनी चाहिए कि किस वजह से ये चीज़ें आपकी नहीं हो पा रही हैं, है ना। कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर दिया आपने, ज़ाहिर सी बात है सभी लोग यहाँ पे करते हैं और किसी के गुनाहों की इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं हो सकती। हो सकता है आपकी बॉडी में कोई कमी हो और जिसकी वजह से इस तरह से कोई परेशानी हो रही हो, तो इस वजह से आप लोगों को हमेशा इस तरीके से टालना नहीं चाहिए। और अगर इस तरह से कोई परेशानी है आपको तो प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर वे में उनका जो ट्रीटमेंट है वो आपको लेना चाहिए। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। और सही से जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इवन आपकी जो टेस्टिकुलर एट्रोफी है, जो टेस्टिकल्स में छोटापन हो जाता है वो भी ठीक हो जाता है आपका, है ना। स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, मॉर्फोलॉजी सही नहीं होती है, वो भी आपका सही हो जाता है। इंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो भी आपका करेक्ट हो जाता है। स्पर्म का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा होता है वो भी सही हो जाता है। इवन स्पर्मेटोजेनेसिस जिन लोगों का स्टॉप हो चुका होता है, मैच्योरेशन अरेस्ट हो चुका होता है, वो सब लोग भी नॉर्मल हो जाते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो आप लोग यूनानी में इनका सब का बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है, तो यूनानी में ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा और ये जो चीज़ें हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की हैं ये आपकी समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।